लोग मैथमेटिक्स 2 का चैप्टर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें सिर्फ आपको एक ही एक्सरसाइज करनी है ये साल के बच्चों के लिए। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज इस साल के 2021 के बच्चों के लिए नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन क्या है, एनी एक्शन whose result is already known to you in advance but you cannot predict the outcome, that is called a random experiment। अगर इसकी डेफिनेशन पे ध्यान देंगे आप तो क्या है, any result which is already known to you, any result which is already known to you but you cannot predict in advance is called a random experiment। जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्शन आप परफॉर्म करने जा रहे हो, लेकिन उसका आपको आउटकम पहले से पता है, लेकिन उस आउटकम के बारे में आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसको कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे मैं कॉइन टॉस करने जा रही हूँ, कॉइन टॉस करने जा रही हूँ, उसके आउटकम्स मुझे ऑलरेडी पता है कि हाँ हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन इन एडवांस मैं उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकती कि यस मेरा हेड ही आएगा या मेरा टेल ही आएगा, तो उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, एनी एक्शन whose result is already known to you in advance, कोई भी एक्शन जिसका रिजल्ट आपको पहले से पता है, बस आप उसके बारे में श्योरिटी से पहले से नहीं बोल सकते, इसको कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। सैंपल पॉइंट्स हम किसको कहेंगे, द all outcome, all possible outcomes of a random experiment are included in a sample space। आप एक सेट बना लीजिए, उस सेट के अंदर आप क्या करेंगे, अपने रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऑल पॉसिबल आउटकम्स को आपने लिस्ट किया, दैट इज कॉल्ड योर सैंपल पॉइंट्स। और इवेंट, अब बारी आती है इवेंट की। इवेंट क्या होता है, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस आपने 10th वगैरह में भी देखा है। सैंपल स्पेस क्या होता है, आपके कोई भी एक्सपेरिमेंट के ऑल पॉसिबल आउटकम होते हैं। दिस यू आर डिनोटिंग बाय दिस साइन एन ऑफ एस, है ना। एन ऑफ एस में कितने पॉइंट्स होते हैं। इवेंट क्या होता है, इवेंट इसी सैंपल स्पेस का सबसेट होता है, और हम इवेंट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। लेट ए लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड, इस तरह से बोल देते हैं। अब बारी आती है रैंडम वेरिएबल की। यहाँ तक कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, यहाँ तक कि आप ऑलरेडी जानते थे, 10th तक ही आपने, 12th तक या 10th तक ही आपने इसको देख लिया है, लेकिन अब यहाँ से न्यू कंसेप्ट शुरू होता है, वो है फर्स्ट रैंडम वेरिएबल। अब रैंडम वेरिएबल क्या है, देखो, रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है। रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन फ्रॉम द सैंपल स्पेस to the set of real numbers। यानी रैंडम वेरिएबल को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। x होगा या y होगा, ऐसे कुछ कैपिटल लेटर आप यूज करेंगे रैंडम वेरिएबल को डिनोट करने के लिए। और इसका डोमेन हमेशा क्या रहेगा, सैंपल स्पेस के पॉइंट्स हमेशा रैंडम वेरिएबल के डोमेन के पॉइंट्स रहेंगे। और ये वैल्यूज कहाँ पे लेगा, यानी कोडोमेन या इसकी रेंज क्या होगी, पूरा रियल नंबर्स ये ले सकता है। तो हम इन शॉर्ट रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन को क्या बोल सकते हैं, रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन फ्रॉम द सैंपल स्पेस टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। रैंडम वेरिएबल इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर x and y, मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज x and y। अब बारी आती है टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स क्या है, किस तरह के रैंडम वेरिएबल्स होते हैं। टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, रैंडम वेरिएबल दो तरह के होते हैं। पहला तो होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और दूसरा होता है कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल इस साल के बच्चों के लिए सिलेबस से आउट है, ये आपको नहीं स्टडी करना है, सिर्फ हम स्टडी करेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन देख लेते हैं। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विल टेक ओनली finite values, a random variable which takes only finite values or countably infinite values, ये इसका डेफिनेशन है।
or countably infinite values, that is called discrete random variable. A random variable which takes finite values or countably infinite values, that is called discrete random variable. For example, जैसे इसको मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ. फाइनाइट वैल्यूज कैसे लेगा? नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन अ फैमिली. हम किसी फैमिली में कितने बच्चे हैं वो देख रहे हैं, तो हम लोग वो बच्चे कैसे काउंट करेंगे? या तो फैमिली में बच्चे होंगे ही नहीं तो 0, या तो फैमिली में एक बच्चा होगा, या 2 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे, इस तरह से. क्या मैं ये 2 और 3 की इंटरमीडिएट वैल्यू ले सकती हूँ क्या? फैमिली में 2.3, 2.5 इस तरह के बच्चे तो नहीं होते. तो ये जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल रहता है वो जंप वैल्यूज लेता है. 2 से डायरेक्ट 3 पे आएगा, इस तरह से. वो इन दोनों के बीच की मिडल वैल्यू नहीं लेता. ओके, तो उसको कहते हैं फाइनाइट वैल्यूज और आइसोलेटेड वैल्यूज. दिस आर आल्सो कॉल्ड आइसोलेटेड वैल्यूज. तो प्रोबेबिलिटी मास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो हम स्टडी करने वाले हैं, जो रैंडम वेरिएबल, वो हमारा ओनली 1 टाइप है फिलहाल इस साल के बच्चों के लिए. अब वो है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. सो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल टेक्स ओनली फाइनाइट वैल्यूज, और काउंटेबली इनफाइनाइट भी आप बोल सकते हैं. मतलब ये बहुत ज़्यादा भी हो सकता है. जैसे काउंटेबली इनफाइनाइट के लिए अगर मैं कहीं के कुछ ऐसा काउंट कर रही हूँ जिसका सैंपल स्पेस बहुत बड़ा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो काउंटेबली इनफाइनाइट है. मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल टेक्स आइसोलेटेड वैल्यूज ओनली. ओके, तो अब इसके ऊपर बेस्ड थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं. सो रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स. हमारा ये रैंडम वेरिएबल एक्स है. मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में आपका रैंडम वेरिएबल एक्स दिया होगा. ओके, तो एक्स क्या है मेरा? डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स obtained when a coin is tossed 6 times. आप कितनी बार कॉइन टॉस कर रहे हो? 6 टाइम्स. 6 टाइम्स एक कॉइन को आप टॉस करते हो, आपको कितनी बार हेड आता है और कितनी बार टेल आता है, यानी 6 टाइम्स एक कॉइन को आपने टॉस किया, तब आपका एक बार एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ. जैसे 6 टाइम्स से तो मैं कॉइन को फेंक रही हूँ, तो मुझे एक बार हेड आया, लेकिन 5 मरतबा क्या आया? टेल आया. 1 2 3 4 5, तो ये एक बार मेरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया. ऐसा तो आपका क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज रहेंगे ना, वो आपको इधर लिखना है. तो पहले आप सबसे पहले क्वेश्चन में एक्स को डिफाइन करेंगे. लेट एक्स रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन number of heads and number of tails. जो क्वेश्चन में आपको दिखेगा आप उसको ही देख के बराबर से कॉपी करिए. एंड नंबर ऑफ टेल्स. therefore the sample space of the experiment Therefore, the sample space of the experiment is given by सैंपल स्पेस बनाते हैं हम इधर. सैंपल स्पेस इज क्या आ जाएगा? 0 हेड. ऑल पॉसिबिलिटीज आपको लिखनी होती है ना. समझो मैंने कॉइन टॉस किया 6 बार, मुझे एक भी हेड नहीं मिला, तो 6 के 6 बार क्या मिला? मुझे टेल्स मिला. ये एक हो गया. नेक्स्ट टाइम मैं क्या लूंगी? मुझे एक हेड मिला, 1 हेड 5 टेल्स. इसको ही मैं शॉर्टकट में अभी लिखती हूँ. 2 हेड 4 टेल, और लिखूंगी 3 हेड 3 टाइम्स टेल. उसके बाद में 4 हेड 2 टेल्स, 5 हेड 1 टेल. और उसके बाद क्या आ जाएगा? 6 के 6 बार मुझे हेड मिला और 0 बार मुझे टेल मिला. इस तरह से ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं मेरे सैंपल स्पेस के. अब हमको क्वेश्चन में एक्स क्या बोला है? एक्स उसने बोला है लेने के लिए कि जो ये टेल्स है और ये हेड आपको मिल रहा है,
ये दोनों के बीच का आपको डिफरेंस x करके ट्रीट करना है। तो द ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, therefore all the possible values of the random variable x is, क्या आएगी, आपको क्या करना है, ये वैल्यूज को माइनस करते जाना है। तो क्या आ जाएगा, 6 में से -0 हो गया, 6 - 0, ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ 6 - 0 किया पहले मैंने, 6 - 0, उसके बाद में 5 - 1, उसके बाद में ये माइनस कर रही हूँ 4 - 2, और उसके बाद 3 - 3, उसके बाद आ जाएगा 2 - 4, उसके बाद 1 - 5, और लास्ट में 0 - 6। ये मेरे ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x है। डिफरेंस बोला है ना मुझे, टेल और हेड के बीच का डिफरेंस मुझे x कंसिडर करना है। देयरफॉर ये आंसर क्या आ जाएगा, 6 4 2 0 -2 -4 -6। सो ये मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। क्या पूछा था मुझे क्वेश्चन में, व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। आपको ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x बताना था। तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x मैंने क्या ले लिया है, 6 4 2, जो आ गया डिफरेंस बिटवीन हेड एंड टेल। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो लिखा हुआ है एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। मेरे पास एक अर्न है, अर्न एक तरह का स्टील का ऐसे कुछ बर्तन होता है, उसके अंदर कितने बॉल्स है, रेड बॉल्स है और 2 ब्लैक बॉल्स है, और हम क्या कर रहे हैं, 2 बॉल्स निकाल रहे हैं एट रैंडम, 2 बॉल्स ड्रॉन एट रैंडम। मैं वो 7 बॉल्स हुए ना, ये टोटल 7 बॉल्स में से 2 बॉल्स एट अ टाइम निकालती हूँ। और मेरा रैंडम वेरिएबल x क्या है, यहाँ पे मैंने डिनोट किया हुआ है कि जो 2 बॉल्स मैं निकालती हूँ वो 2 कौन से बॉल होंगे, ब्लैक कलर के बॉल्स होंगे। तो ब्लैक कलर के बॉल्स आने का पॉसिबल आउटकम क्या है, वो हमको आंसर देना है। बहुत ही सिंपल है, आपने किया हुआ है ये सब पहले से ही। हम पहले लिख देते हैं, टोटल बॉल्स हमारे पास कितने होंगे, 5 रेड प्लस 2 ब्लैक बॉल्स है, इज इक्वल टू टोटल मेरे पास 7 बॉल्स हो गए। देयरफॉर द सैंपल स्पेस, पहले मैं सैंपल स्पेस बना लेती हूँ। द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज गिवन बाय, द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज गिवन बाय, क्या आ जाएगा, सैंपल स्पेस में आप क्या लोगे, दोनों आपसे रेड कलर के बॉल आ रहे हैं, दोनों बॉल आपने निकाला वो रेड कलर के आपके हाथ में आ गए, या तो फर्स्ट वन रेड आया सेकंड ब्लैक है, या फर्स्ट ब्लैक आ गया सेकंड रेड है, और उसके बाद में आप क्या देखोगे, दोनों भी आपको ब्लैक कलर के बॉल्स मिले, ठीक है। तो दीज 4 आर ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब हम लोग अपना हमेशा सैंपल स्पेस के बाद हमको हमेशा अपना रैंडम वेरिएबल x डिफाइन करना होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में दिया रहता है। आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे मेरे पास x क्या है, x डिनोट्स द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रॉन, तो वही मैं लिखूंगी लेट x। हालांकि ये क्वेश्चन में दिया रहता है, देन टू यू हैव टू राइट लेट x डिनोट्स द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रॉन। लेट x डिनोट्स द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रॉन हो गया। तो आप देख सकते हो कि ब्लैक बॉल्स जब मैं निकालूंगी यहाँ से, तो फर्स्ट टाइम एन x करस्पॉन्ड टू दिस आउटकम आर मतलब क्या, दोनों भी रेड बॉल निकल रहा है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ x व्हेन x करस्पॉन्ड्स टू बोथ रेड बॉल, आपका आंसर क्या रहेगा, 0, क्योंकि हम लोग किसको देख रहे हैं, हम लोग ब्लैक बॉल की काउंटिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई भी ब्लैक बॉल नहीं है, तो यहाँ पे काउंटिंग में क्या आ जाएगा, 0। उसके बाद में मैं x क्या लिख रही हूँ, x करस्पॉन्ड्स टू RB, यानी एक रेड बॉल और एक ब्लैक बॉल, या तो यहाँ पे एक ब्लैक बॉल है, इसके लिए भी क्या आंसर आएगा आपका,
x corresponds to when b are, both the time you will get the answer as 1, क्योंकि दोनों टाइम आपके पास में ब्लैक बॉल क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। आप ब्लैक बॉल की काउंटिंग कर रहे हैं इधर रैंडम वेरिएबल x में, फिर यहाँ पे आ गया दोनों ब्लैक बॉल, ये लास्ट आउटकम इसके लिए, तो इसके लिए आपका क्या आ जाएगा, ब्लैक बॉल आपके 2 है इधर। So all the possible outcomes of the random variable x you have already written, but write it systematically. So here you write down the possible values of outcome x is, all the possible values of this outcome x is क्या आ जाएगी मेरी, 0, 1, 2। So this is your final answer. Okay. Next question क्या है हमारे पास में, state which of the following are not the probability mass function of a random variable। हमको बताना है कि नीचे जो ये टेबल्स दिए हुए इस तरह का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं इसको, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है या नहीं आपको चेक करना है। देखिए ये कुछ रैंडम वेरिएबल x वैल्यूज लिया हुआ है इधर, रैंडम वेरिएबल x ने इस क्वेश्चन में, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, रैंडम वेरिएबल x ने इस फर्स्ट क्वेश्चन में कौन कौन सी वैल्यूज ली है, 0, 1, 2, और उसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यूज 0, 1, 2 जो ये रैंडम वेरिएबल x ने ली हुई है उसके अकॉर्डिंगली उसकी प्रोबेबिलिटीज है, वो प्रोबेबिलिटीज मैंने यहाँ पे नीचे लिखी हुई है। ओके, यहाँ पे मतलब क्वेश्चन में दी हुई है, तो आपको ये डेफिनेशन समझने में और भी इजी रहेगा अगर आप इस टेबल को समझते हैं। तो ये क्या है, टेबल में पहले फर्स्ट आवर रैंडम वेरिएबल x हैज टेकन द वैल्यू 0, 1, 2 and according to that values some probabilities are also given. What we have to check whether this probability distribution table is probability mass function or not. Okay, शॉर्टकट में बोला तो ये PMF है या नहीं है ऐसे चेक करना है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को शॉर्टकट में PMF कहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी देखो लिख के रखी है कि आप कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कब कहेंगे। तो x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, जैसे मैंने आपको फर्स्ट में ही बता दिया था फर्स्ट क्वेश्चन में ही कि हम जो ये साल के लिए स्टडी करने वाले हैं वो रैंडम वेरिएबल सिर्फ डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मेरा x1, x2, xn वैल्यूज लेता है, जैसा कि इधर वैल्यूज लिया है उसने 0, 1, 2 और यहाँ पे लिया है 0, 1, 2, 3, 4। इस तरह की वैल्यूज 0, 1, 2, 3, 4 वैल्यूज इस हमारे रैंडम वेरिएबल x ने ली हुई है। अब उसके अकॉर्डिंगली सम प्रोबेबिलिटीज ऑल्सो हमको क्वेश्चन में दी रहती हैं। अब ये PMF है या नहीं है ये चेक करने के लिए मैं ये 2 कंडीशन चेक करूंगी हर क्वेश्चन में। तो पहली कंडीशन मुझे क्या चेक करनी होगी कि PI इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब हर प्रोबेबिलिटी जो मुझे टेबल में दी हुई है करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू xi वो मेरी पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 भी चलेगा, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। इन शॉर्ट अगर बोलना चाहे कि ऑल प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना चाहिए। अगर उसने नेगेटिव वैल्यूज लिया, अगर नेगेटिव वैल्यूज वो लेता है तो यहीं पर उसने पहला कंडीशन को माना नहीं, पहली कंडीशन उसकी फेल हो गई, तो हमको सेकेंड कंडीशन इवन चेक करने का ज़रूरत भी नहीं है। और अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम लोग सेकेंड कंडीशन चेक करेंगे, और वो सेकेंड कंडीशन क्या होगी कि आपको जो टेबल दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, उसमें ऑल द प्रोबेबिलिटीज को सम करके देखना है, सम ऑफ ऑल दी प्रोबेबिलिटीज लेनी है। सम ऑफ ऑल दी प्रोबेबिलिटीज का आंसर आपका मस्ट बी 1 होना चाहिए, मस्ट बी 1, आई एम सेइंग हियर मस्ट बी 1, मतलब 1 के ऊपर ना कम, बिल्कुल भी 1 ही होना चाहिए। तो ये कंडीशन भी अगर किसी टेबल ने सेटिस्फाई किया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ने अगर इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई किया तो उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और शॉर्टकट में PMF। ओके,
आई होप डेफिनेशन इज क्लियर। तो हम फटाफट यहाँ पे चेक कर लेते हैं 1 and 2 क्वेश्चंस, बोथ दी क्वेश्चंस आई हैव रिटन ऑन दी बोर्ड। पहला क्वेश्चन इधर है। पहली कंडीशन मुझे चेक करनी है क्या, कि मेरा ऑल पी आई नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, और मैं चेक करती हूँ पी आई हियर पी आई is greater than or equal to is greater than 0, in fact here greater than 0 ही है, equal to 0 भी नहीं है। for all I, अब देखो I कितनी वैल्यू ले रहा है यहाँ पे, कितनी वैल्यूज है, x1 है, x2 है, x3 है, मतलब सिर्फ 3 वैल्यू है। तो I is from 1 2 and 3। नेक्स्ट इज यानी ऑल प्रोबेबिलिटीज मेरी नॉन नेगेटिव है, ऐसा मैंने टेबल से देखकर यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट व्हाट आई हैव टू चेक, समेशन ऑफ पी आई, सब प्रोबेबिलिटीज का एडिशन चेक करती हूँ मैं। तो वो चेक करने के लिए कंसीडर समेशन ऑफ पी आई गोज फ्रॉम 1 to 3। अब ये ऐड करती हूँ मैं जो वैल्यूज यहाँ पे दी हुई है 0.4 0.4 0.2। what you will see the answer of this is 1.0, which is 1 only. So second condition also holds here, therefore this probability distribution table is a probability mass function. That's what you have to return, that's what you have to write at the last. Therefore the given distribution, or better you write probability distribution is a probability mass function. It's okay if you write in short like this. Next question is this, x takes value 0 1 2 3 4 and corresponding to that some probabilities are given here. First what you have to check, you have to check first all the probabilities should be non-negative. So you can see easily here one of the probability is negative in this table, so we can say that this probability distribution table is not a probability mass function. So how you have to write the answer that I am showing here. Since first condition is solution, I am writing over here. Our first condition is our first condition for a probability distribution to be a probability mass function, the first condition is all probabilities greater non-negative for all I. Okay, but here probability of capital X is 3. When random variable X is taking value 3, our probability is minus 0.1, which is less than 0, minus 0.1, which is less than 0. Hence the given probability distribution is not a PMF, वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो भी मेरा सेकंड दिया हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस वन वैल्यू विच इज इन नेगेटिव, I can say that it is not a probability mass function. Okay, so both the values, both the conditions, in fact you have to check. मैंने आपको डेफिनेशन तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दी थी, लेकिन मैंने फिर भी बोर्ड पे रहने दिया है ताकि हमको चेक करने के लिए आगे क्वेश्चंस में इजी रहे। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जल्दी से देख लेते हैं। अभी देखिए ये टेबल मुझे दिया हुआ है और आपको फिर चेक करना है कि ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है या नहीं। सेम वे यू हैव टू डू एज यू हैव डन इन अर्लियर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे ईच प्रोबेबिलिटी। मेरी हियर ऑल दी प्रोबेबिलिटीज आप देख सकते हो आर नॉन नेगेटिव है फॉर ऑल दी वैल्यूज फ्रॉम आई फ्रॉम 1 to 3, 1 2 3। The next thing what we have to check, summation of PI's probabilities, sum of all probabilities I again from 1 to 3। ये जितनी प्रोबेबिलिटीज मुझे यहाँ पे दी गई है सबका एडिशन मुझे चेक करना है, क्या आना चाहिए 1। ये सेकंड कंडीशन इधर सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो आप देख सकते हैं मैं इधर चेक कर रही हूँ 0.6 0.3 में
0.1 मैंने मिलाया तो मुझे मिलेगा ये 10, डेसिमल पॉइंट 1 के बाद तो 1.0. सो योर सेकेंड कंडीशन ऑल्सो गेट्स फुलफिल. सो दिस प्रोबेबिलिटी distribution is a probability mass function. This what we can say here. Quickly we can see question number 4 also here. Z दिया हुआ है, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल Z है आपका, और रैंडम वेरिएबल Z में वैल्यूज ली हुई है 3, 2, 1, 0, -1. As you can see here, random variable Z is taking negative value, so it's okay. We have a bound on probability, that probability cannot be negative. प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन रैंडम वेरिएबल z नेगेटिव वैल्यूज ले सकता है. तो इसको ये -1 को देखकर आप ये क्विकली मत लिख देना कि दिस इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. ओके, ये -1 वैल्यू अगर रैंडम वेरिएबल x में आती है या y में आती है, z में आती है, तो इट्स टोटली ओके. अब हम लोग क्या चेक करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी नॉन नेगेटिव. Here probabilities is non-negative for all the values I from 1, 2, 3, 4, 5. So 1 to 5, I from 1 to 5, all probability answers are positive, non-negative, not even a single entry is negative. Next thing what I have to check, summation of pi. Summation of pi, I goes from 1 to 5. तो ये सबका एडिशन आपको अब चेक करना है, 1 आता है या नहीं आता है. 0.3, 0.2, 0.4, 0. देखो 0 भी आया तो चलेगा, 0 भी आया तो इट्स ओके. यार प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती है. प्लस 0.05. तो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर लेती हूँ. 3 + 2 5, 5 + 4 9. 0.9 में मैं ऐड कर रही हूँ 0.05. ओके, तो ये आ जाएगा मेरा आंसर 0.95. ओके, ये चेक कर लो क्वेश्चन बराबर है क्या? यहाँ पे 0 ही दिया हुआ है. यस, इट इज 0 ओनली. ओके, सो हियर इट इज 0 ओनली. 0.95 मुझे मिल रहा है, विच इज ग्रेटर देन, विच इज नॉट इक्वल टू 1 ना, विच इज इवन नॉट इक्वल टू 1. तो इसका आंसर आ रहा है 0.95, which is not equal to 1. That's why we can say that the given distribution table is not a probability mass function. The given probability distribution table is not a probability mass function. ऐसे हमको हर क्वेश्चन में चेक करना है. तो इसके बाद और 2 क्वेश्चन रह जाते हैं, वो 2 क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप अपने ओन से ट्राई करिए.